हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और जिस तरह से आपको मालूम है कि कराची में SBCA जो है वो काफ़ी उनके करप्ट अफसरान सरगर्म है, जगह जगह गैर कानूनी तामीरात करवाई जा रही हैं। तो इस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे। आप लोग हमें लाइव कॉल्स करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों के पास जो फुटेजेस हैं जो गैर कानूनी आपके एरिया में, आपके टाउन्स में गैर कानूनी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, रेजिडेंशियल एरिया जो है वहाँ पे किस तरह से गैर कानूनी SBCA के अफसरान जो है मुलव्वस हैं और वो काम करवा रहे हैं पैसे लेके, तो आप लोग भी हमसे वो अपनी फुटेजेस शेयर करें ताकि हमें पता चले कि कराची में कौन कौन सी एरियाज में, वैसे तो हमें मालूम है लेकिन जो आवाम की ताकत है ना, आवाम जब स्टैंड लेती है अपने हक के लिए तो फिर हमें ज़्यादा वो खुशी होती है कि हम जब आप लोगों की बताई हुई निशानदेही पे जब अपने प्रोग्राम में हम उसको अपने प्रोग्राम में, क्योंकि बाखबर कराची का मकसद भी यही है कि कराची की आवाम के लिए आवाज़ उठाना, कराची की आवाम की जो मुश्किलात हो उन कोशिश करना, उनको ऐवानों तक पहुँचाना और इसका हल निकालना। तो हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे। आप हमें फुटेजेस सेंड करें ताकि फिर हम उस हवाले से बात करें और अपने TV स्क्रीन पे वो फुटेजेस भी हम चला सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था कि आज हम उन रहनुमाओं से बात करेंगे जैसे कि MQM पाकिस्तान आज कराची की आवाम के लिए, कराची के हक़ में किन बुनियादी सहूलियात के लिए रैली निकालने जा रही है, उसी वाले से हम बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे जमात इस्लामी की। जगह जगह आप लिखे हुए मतलब बैनर्स लगे हुए देखते होंगे कराची को हक दो, वो कौन से हुकूक हैं जो कराची आज तक उन हुकूक से महरूम है, इसी वाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट उन्होंने ज्वाइन कर लिया हमारे साथ। पहले हमारे गेस्ट हैं सैफुद्दीन एडवोकेट जमात इस्लामी सर, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान से तंजील राउफ साहब। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं आपसे चाहूँगी सैफ साहब, क्योंकि जमात इस्लामी जो है जगह जगह मैं देखती हूँ उनके बैनर्स लगे हुए होते हैं। कभी कौन सा होता है मर्दमशुमारी, कभी कराची को हक दो, जो ये बुनियादी सहूलियात हैं वो कौन से हुकूक है, कौन सी जो इस तरह के आप लोग जो बैनर्स मैं देखती हूँ लगे हुए, तो कौन से हुकूक से कराची की आवाम आज तक महरूम है? मैं चाहती हूँ आज आप हमें डिटेल में बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हक दो कराची मुहिम जो है वो जमात इस्लामी ने एक मिशन के तौर पर शुरू की है। इसका एक बैकग्राउंड ये समझ लें कि इससे पहले कराची में हकूक़ के नाम पर जो तहरीकें चलती रहीं, उन्होंने आप देखेंगे कराची को कुछ भी नहीं दिया और उसकी बुनियाद पर तासुब और आपस में लड़ाई झगड़े की फ़ज़ा पैदा की गई और हज़ारों की तादाद में जानें चली गई। तो हम ये देखते हैं कि इससे पहले जितनी भी हकूक़ की तहरीकें चली उन्होंने तासुब का रंग इख्तियार किया, लिसानी और पार्टीज़ के दरमियान तासुब और झगड़ा लड़ाई। तो जमात इस्लामी ने ये सारी चीज़ें देखते हुए कि ये जो दीगर जमातें थीं जिनको तमाम मौक़े मिले और 35-35 साल हुकूमतों के अंदर रहीं, उसके बावजूद हक़ के बजाय जो है लोगों को लाशें मिली, बेरोज़गारी मिली और मुसीबतें मिली। तो जमात इस्लामी ने इस पूरी मुहिम को टेकअप किया है कराची के हकूक़ के हवाले से। इसमें जो सबसे बड़ा मसला जमात इस्लामी समझती है वही समझती है कि कराची पाकिस्तान को सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला शहर है और उसके साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा जो कराची के साथ होना चाहिए। कराची सूबे सिंध को उसके बजट का 95% रेवेन्यू देता है और वफाक को तकरीबन 60% रेवेन्यू देता है। तो उसके तनासुब से कुछ तो कराची के ऊपर खराजात होने चाहिए, लेकिन ये खराजात उस हिसाब से नहीं हो रहे। ना बजट में वो रकूम रखी जाती हैं और ना सिंध हुकूमत रखती है, ना वफाकी हुकूमत रखती है। इसी तरीके से जो सबसे बड़ा मसला दूसरा है वो ये है मरदमशुमारी का। देखिए, मरदमशुमारी अगर सही ना हो तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो भी वसाइल की तकसीम होती है, चाहे वो वफाक करे और चाहे वो सूबा करे, वो उस हिसाब से नहीं मिलते, उस तनासुब से नहीं मिलते। इसी तरह जो फिर सीटें हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के अंदर हों, चाहे वो सूबाई असम्बली के अंदर हों और चाहे वो कराची के अंदर जो है ये यूनियन कौंसल और यूनियन कमेटीज़ की तकसीम हो, उसके बजट्स, उसकी सीटें सारी उसके हिसाब से नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये है कि जो नुमाइंदगी सही होनी चाहिए ना वो हो पाती है और ना वो वसाइल जो मिलने चाहिए वो हो पाते हैं। तो हक दो कराची मुहिम की जो बुनियाद है वो ये है कि कराची को उसके वसाइल पूरे दिए जाएँ और वसाइल की बुनियाद ज़ाहिर है कि मरदमशुमारी है बुनियादी तौर पर,
तो मरदमशुमारी उसकी कराची की सही की जाए। इसी तरीके से कराची में जो एक सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि कराची में कोई मरकज़ी अथॉरिटी नहीं है। कराची को इतने सारे इदारों के अंदर तकसीम कर दिया गया है। यहाँ पर 5-6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और इसके अलावा दीगर 36 अथॉरिटीज़ हैं जो कराची को कंट्रोल कर रही हैं। रेलवे वाले अपनी ज़मीन कंट्रोल करते हैं, KPT वाले अपनी करते हैं, स्टील, जिस तरह की 36 अथॉरिटीज़ हैं। जमात इस्लामी शुरू दिन से ये कहती है और उसके लिए बड़ी कोशिश की, बिलखसूस नेमतुल्लाह साहब के दौर में, कि कराची को एक अथॉरिटी के तहत होना चाहिए ताकि कराची की मनसूबाबंदी सही हो सके। सही, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पहले आप लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आए थे कराची मुहिम, सॉरी हक दो कराची को, वो मुहिम काफ़ी ज़ोर शोर पकड़ गई थी, लेकिन अब वो मुझे कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। देखिए, हक दो कराची मुहिम कोई 1-2 दिन की मुहिम तो है नहीं, ये तो एक लॉन्ग टर्म मुहिम है। तो इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग दोनों होती रहती हैं, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में ज़ाहिर है कि हम 2 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए, 6 हफ्ते के लिए प्लानिंग करते हैं कि इस दौरान जलसे करने हैं, मुजाहरे करने हैं, लोगों से मिलना है, अदालतों में मुकदमा दाखिल करने हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी करते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये है कि हमें साल भर में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है। फिर ये कि ये जो हक दो कराची मुहिम है, असल में ये किससे हक लेने हैं? देखिए, हक वफाकी हुकूमत नहीं दे रही, हक सूबाई हुकूमत नहीं दे रही। हकूक़ मारने में वो सारे लोग जो हैं माविन और मददगार हैं जिन्होंने कराची के अंदर हुकूमत की और सिंध के अंदर हुकूमत की या पार्टनर्स रहे, और अब वफाक के अंदर कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। कराची में वोट लेने वाली जितनी भी पार्टियां हैं, आप ये देखें कि ये हुकूमत में शामिल हैं। MQM है वो वफाकी हुकूमत के अंदर शामिल है। इससे पहले पूरे वक्त वो पीपल्स पार्टी के साथ यहाँ शामिल रहती थी। जरदारी साहब के हक़ में उन्होंने रैलियाँ निकाली और सारी की, कभी मुशर्रफ साहब के हक़ में, बार के उनका ये एक सिलसिला रहा, उनकी पॉलिसी थी जो भी थी। इसी तरीके से कराची में देखिए PTI ने 14 सीटें लीं कौमी असम्बली के अंदर। सबसे बड़ी पार्टी कराची की इस वक्त वो बन गई है, वो वफाक के अंदर बैठी हुई है और MQM की इत्तेहादी है। और इससे पहले MQM जो है KMC के अंदर थी, मेयर था उनका। और सूबाई हुकूमत के अंदर सिंध पीपल्स पार्टी बैठी हुई है जिसका शुरू से कराची दुश्मन रवैया रहा है, और बल्कि सिंध दुश्मन रवैया कराची क्या, उसने तो लाड़काना जैसा और दादू और मीरपुर खास जैसा कराची को बना दिया है। वजह इसके कि उन जगहों को कराची के बराबर लेकर आते, उसने क्या किया कि उसने कराची को उस हाल में पहुंचा दिया, वही गंदी नालियां गटर जो गाँव गोठों के अंदर होते हैं उस हाल को पहुंचा दिया। तो पीपल्स पार्टी का भी यही रवैया 35-34 साल से देख रहे हैं, बल्कि एक तवील अरसे से देख रहे हैं। तो अब मसला ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें सामने आने के बाद अब जिन क़ुव्वतों से मुकाबला है वो वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है और कराची की ये बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं कि जिनको लोगों ने धोखा खाकर वोट दिए हैं अब तक। और फिर आप ये देखिए कि वो इदारे हैं कि जिनकी सरपरस्ती, अब के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा है कि जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका है। बिल्कुल ठीक है साहब साहब, मैं के इलेक्ट्रिक पे आऊँगी, लेकिन मैं चाहूँगी तंजीर साहब, आपने सुना जिस तरह से अभी साहब ने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट जो MQM उनके इत्तेहादी है, मतलब PTI के इत्तेहादी है, और कराची के साथ हमेशा से सौताला सलूक किया गया है, बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। लेकिन आज आप लोग रैली निकालने जा रहे हैं उन बुनियादी सहूलियात के लिए, कराची के आवाम के हुकूक के लिए। तो जिस तरह से कि पहले इन्होंने साहब ने जिक्र किया कि उनको पहले ही मरहूम रखा गया, तो क्या आपको लगता है कराची की आवाम आज आपकी रैली में भरपूर शिरकत कर सकती है ये सारी सिचुएशन को देखते हुए? अच्छा, थैंक यू सो मच मेरे शो में बुलाने के लिए। अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा सा जो है ना, अगर मैं डिटेल में इसका जवाब आपको ज़रूर समझाऊंगा। देखिए, कराची के हुकूक की जो रैली या कराची के हुकूक की जो बात की गई, वो शुरुआत ही MQM ने की। ठीक है। अब उसके बाद उसके बारे में जब इलेक्शंस का वक्त आता है तो बहुत सारी पार्टीज ने उसका साथ लिया, जिसमें PTI कहते हैं, जमात इस्लामी कह रहे हैं, ANP, जो जिसका मौका मिलता था उसने उस मसले को टेयर करने की कोशिश की। अच्छा, अब जो हुकूक की बात है, जो कराची जिसकी बात करता है, उसमें बिल्कुल मैं साहब भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कराची को किसी एक अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं दिया जाता। कराची में डिफरेंट अथॉरिटीज को डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, अब ये डिफरेंट अथॉरिटीज के अंदर जब डिवाइड किया गया, आज से नहीं किया गया, ये तो उस वक्त से भी किया गया जब जमात इस्लामी को भी जो है वो 70s और 80s में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो नहीं थी, महाजर APMS तो नहीं थी। तो 70s में किसका दौर था, 60s में किसका दौर था, उस वक्त कौन था जो कराची को रन करता था? उस वक्त कराची को उस वक्त से भी यही सब चल रहा था। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, 70s के दौर के बाद से एक 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट खत्म होकर जब सूबाई हुकूमतों में गया तो कराची को रन करने वाली जमात इस्लामी थी, मगर उस वक्त ये बात क्यों नहीं लाई गई? या उस वक्त, अच्छा अब ये बात चलेगी तो फिर वो 47 तक पहुंच जाएगी। मैं कहता हूँ कट एट शॉर्ट, हम मेरी और आपकी, हमारी जो जनरेशन है उसको ये नहीं फर्क पड़ रहा अब क्या करना है। अब बताएं अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं। ठीक है, अब आप आ जाएं कि जी लास्ट मैं अगर लास्ट तकरीबन कोई डिकेड की बात करूं तो मैं 2013 से तो
ये लास्ट है जिसमें वफाकी हुकूमत में बैठे हुए। 2013 में तो हम वफाकी हुकूमत में नहीं बैठे हुए थे, जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, ना हम लोकल ना हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट में थे, हम दोनों जगह पे अपनी अपोजिशन में बैठे हुए थे। ये कहना 30-30 सालों से अजमान हुए ये गलत। अच्छा ये जो है ना, ये बाकायदा पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाता है। 30 साल से बैठे, 30 साल से कौन बैठा है? 30 साल आप गिनवा के देते हैं, जिसने गिनवा दिया मैं सियासत छोड़ दूंगा। 30 साल नहीं होती। अच्छा मैं इतने बड़ा चैलेंज कर रहा हूं ना, उसकी वजह है। अच्छा फिर दो बातें की जाती हैं एमक्यूएम के बारे में कि एमक्यूएम के पास ताकत थी, बिल्कुल ताकत थी, स्ट्रीट पावर थी। स्ट्रीट पावर को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं पार्लियामेंट्री ताकत से? स्ट्रीट पावर थी, आवाम की पावर थी। आवाम की पावर थी, मगर आवाम की पावर जब वोट डालने जाती है, जब वोट डाला जाता है, तो जो इन्होंने बात की कि हमेशा मर्दमशुमारी में हाल हम कराची के साथ नाइंसाफी हुई है, वो उस वजह से एमपीएस और एमएनएस का तनासुब कराची की डिविजन्स में कम होता है। जब अब ये कम होता है तो फिर क्यों नहीं उन सीट्स को बढ़ाया गया या मर्दमशुमारी पे क्यों नहीं क्वेश्चन मार्क? सबसे पहले एमक्यूएम थी जो मर्दमशुमारी के रिजल्ट्स के अगेंस्ट खड़ी हुई। हमारा देखिए, एक कौम के, एक जमात के पास, एक आपके पास कोई नाइंसाफी हो रही है, आप क्या करेंगे? आप दो काम करेंगे, अपने सीनियर्स के पास जाके आप उसकी पिटीशन दायर करेंगे, ठीक है। दूसरा ये आप ये कहेंगे कि अगर ये नहीं होता तो फिर मैं एहतजाज करना शुरू करूंगी, ठीक है। हमने दोनों काम कर दिए। हमने पिटीशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में, अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मौजूद है उसकी। अब हम उसी के बारे में बात करें। 2013 का एसएलयूजी आता है, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट आता है, ठीक है। अब वो 2013 का जो आता है, उस पूरे एक्ट के दरमियान में प्रॉब्लम क्या आती है? उस पूरे एक्ट के दरमियान में प्रॉब्लम ये आती है कि जी इन तमाम सिचुएशंस में जो एमक्यूएम का जो मेयर आया और जो यूसीज बनी, उसमें तमाम हुकूक जो एमक्यूएम के पास होने चाहिए थे वो सारे के सारे सर्व कर दिए गए। अच्छा वो एमक्यूएम के पास नहीं चले, वो लोकल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। अच्छा ये बात मैं भी एग्री करता हूं, नेमतुल्लाह खान साहब के पास ज्यादा वसाइल थे और मसाइल थे। फिर जो एमक्यूएम की लोकल गवर्नमेंट आई उसके पास भी वसाइल थे और मसाइल थे, मगर मसाइल को हल किया गया वसाइल से। 2013 का जो एसएलयूजी आता है वो पीपल्स पार्टी की एक सोची समझी साजिश के तहत आता है, और उस सोची समझी साजिश के तहत तमाम चीजें जो मेयर के अंडर होनी चाहिए वो तमाम चीजें ले ली गई। तो कराची में वो प्रॉब्लम थी, जो रिकरिंग कॉस्ट आती है। एक है जो मेंटेनेंस कॉस्ट मांगती है। आपने सीवरेज की लाइन डाल दी, अब सीवरेज की लाइन को अगर आपने प्रॉपर अंदाज में उसको क्लीनिंग नहीं की, अगर उसका नहीं मेंटेनेंस की, तो वो जल्दी बैठ जाएगी, उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी आ जाएगी। अब प्रॉब्लम आती है पानी की नई लाइनें नहीं आती, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि एक नौडेरे और दादू से आया हुआ वजीर आला कराची को भी रन करता है, वहां का वजीर बल्दियात कराची का भी वजीर बल्दियात होता है। ही कैन नॉट सी दिस इन अ वाइड स्पैड। तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या आती है? हम ये कह रहे हैं कि कराची के जो हुकूक हैं, आप कराची को उसके हुकूक के मुताबिक दें। अच्छा अब आप ये कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट में एमक्यूएम बैठी है तो फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं करी? हमने अपनी तमाम हुज्जतें तमाम कर दी, हमने पूरा टाइम दिया। इमरान खान साहब ने पहले 62 अरब, फिर 111 अरब, तमाम ऐलानात हो गए, सब कुछ उसमें से कुछ आया कुछ नहीं आया, जैसे आया कुछ गवर्नर के थ्रू आया, कुछ एमएनए फंड्स रिलीज किए, मगर ये सब कराची के लिए कम है, बहुत कम है। इस जितना 111 अरब रुपए का अगर ऐलान किया था, कहा था 3 साल में देंगे, 3 साल में 1000 अरब रुपए जो है वो कराची टैक्स दे देगा। बिल्कुल तो आपने ठीक बात की, लेकिन क्या हुई? जिस तरह से अभी आपने कहा नेमतुल्लाह साहब की जो खिदमत उन्हें भुलाया नहीं जा सकती, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने खुद जिक्र किया कि वसाइल कम थे, मसाइल ज्यादा थे, तो उन्होंने उस मसाइल मतलब उस महदूद वसाइल में रहते हुए भी उन्होंने अपना उनकी कारकर्दगी आपके सामने है, तो उनकी खिदमत को हम भुला भी नहीं सकते। हम बिल्कुल नहीं भुला रहे, मैं कह रहा हूं, मैं तो एक्नॉलेज कर रहा हूं ना, मैं तो एक्नॉलेज कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं उनको एक्नॉलेज कर रहा हूं, इसी तरीके से एमक्यूएम ने भी काम किया। देखिए मैं ये तमाम व्यूअर्स सुन रहे हैं ना, मैं इस वक्त तो जमात इस्लामी एमक्यूएम की बात नहीं करता। अब आप ये सोचें, वो 2001 से लेकर 2010 तक कराची में तरक्की हुई, सब कह रहे हैं जी सब में तरक्की हुई, किसी में तरक्की का रेशो कम रहा, किसी में तरक्की का रेशो ज्यादा रहा, किसी का विजन पार्क, बड़े पार्क्स बनाना था, किसी का विजन अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनाना था। ये विजन होता है, हम तमाम बातों से एग्री करते हैं, मगर ऐसा क्या हुआ जो 2010 के बाद से लेके अभी तक 2020 का, यानी कि इस पूरे एक डिकेड को आपने इतना खराब कर दिया कि आप दोबारा से 70 और 50 की दिहाई में पहुंच गए। वजह क्या है? वजह यह है कमिश्नरी निजाम, वजह यह है कि वो तमाम हुकूक जो कराची को देने चाहिए थे, वो तमाम लोग जो कराची में रहने वाला कराची के लिए काम कर सकता था, वो उठा के आपने कराची से लिए और किसी और को दे दिए। कराची की साइकी को समझे, कराची इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, ये कोई नॉर्मल सिटी नहीं है। आपने यहां पे इसको रन करने के लिए यू हैव समथिंग टू डिलीवर, ठीक है, आपको वो तमाम चीजें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। सो इन तमाम चीजों के बरक्स हमने जब इन चीजों को समझते हैं ना, तो ये देखें कि कराची में अगर हमने इन मसाइल को सॉल्व नहीं किए तो ये मजीद बढ़ रहे हैं, ये डिजास्टर की तरफ जा रहा है। इसीलिए आज एमक्यूएम पाकिस्तान ने फैसला किया, हम आज से अब हमने क्या किया, हम पहला नोटिस देने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को रोड पे। हमने सिंपल सी बात की, वोट फैसला नहीं करेगा तो फिर रोड फैसला करेगा। मैं नोटिस देने जा रहा हूं, अब नोटिस वो देने जा रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी को पता चले कि ये अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। इसमें तो हम सबको ये कह रहे हैं, जमात इस्लामी को भी दावत दी, सबको दावत दे रहे हैं,
आप समझते हैं कराची का दर्द? कराची आइट, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि वो मेल एंड फीमेल, वो गाइज एंड गर्ल्स जो नहीं है किसी जमात में या किसी के कारकुन नहीं है या किसी या सिर्फ वोट देने की हद तक है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, यार स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स। मैं कराची की बात कर रहा हूं, मैं तो इस वक्त एमक्यूएम की बात ही, आज की रैली में कहीं ये थोड़ी बोला एमक्यूएम के साथ नाइंसाफी हो रही है। आज की रैली किस चीज की है? कराची के हुकूक दो, कराची को नहीं दोगे डिजास्टर की तरफ चलेगा। अल्लाह ना करे, माज अल्लाह, अल्लाह ना, मेरे मुंह में 1.5 मन खाक कि मौंजे दारो ना बन जाए। जैसे ये हरकत आपने जिक्र किया, यहाँ पे किसी का एम था, किसी का मतलब हमने ब्रिजेस बनाने, पार्क्स बनाने, तो आप मुझे बताएं कि मतलब जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि मतलब ये एम्स के ऊपर मतलब उनके सारे मिशंस थे ये सब, तो अब ये जो अभी पार्क्स पे कब्जे हो रहे हैं, तो वो किसका एम था? अच्छा देखिए, पार्क्स पे ये विजन मालूम कर लें। नहीं, अच्छा एक मिनट, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। पार्क्स पे कब्जे हो रहे हैं या पार्क्स पे कब्जे पहले हुए या अब हो रहे हैं, दोनों वक्त में एमक्यूएम ने साफ एक बात कही कि जी हम इस पॉलिसी के खिलाफ हैं। अच्छा, अब पार्क्स पे कब्जे कौन करता है समझिएगा। अब आप लोग बड़े मजे से इसलिए तो कहते हैं कि एमक्यूएम, अब मैं डिटेल में बताऊंगा इसलिए आपने सवाल किया। पार्क्स पे कब्जा कर देगा कौन? पार्क्स किसके अंडर आते हैं? पार्क्स की कमिटी होती है, केएमसी के अंडर। अच्छा, केएमसी में जब तक अभी लास्ट 5 साल जो हमारा एरा रहा, किसी एक पार्क पे कब्जा नहीं हुआ, गिनवा दें। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूं सबको, मैं इतने बड़े इसलिए क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में मैंने काम किया, मैंने सर्व किया 4 साल, मैं उस पेन में रहा हूं अपने तमाम वोटर्स के साथ। 4 साल में कोई नहीं हुआ। इससे पहले जो हुए 2010 से 2015 तक समझिएगा, कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, कमिश्नरी निजाम था। ये साहब भाई भी जानते हैं, कमिश्नरी निजाम था। आज भी इस बात का डर है क्योंकि आज डीसी और एमसी इनके पास सवाबदीद हासिल है चेक साइन करने की, टेंडर देने की। ये इनके पास कोई काउंसिल मौजूद नहीं है। अभी जब हम थे गवर्नमेंट में तो जमात इस्लामी हमारे साथ बैठती थी, हमारे साथ केएमसी में और डीएमसी में हमारे साथ होती थी, जबकि जमात इस्लामी ने 2015 का इलेक्शन पीडीआई के साथ मिलकर लड़ा था। इनका एक जगह पे चेयरमैन पीटीआई का था तो वाइस चेयरमैन जमात इस्लामी का था। हमने उस जगह पे भी पीटीआई और जमात इस्लामी को ऑन बोर्ड रखा और सारे काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चलाया। अब बात यह है कि उस वक्त नहीं हुआ, तो 2010 से लेकर 2015 के दरमियान में किसने किया ये सारे कब्जे? किसने किए? अच्छा, उससे पहले चले जाए तो उससे पहले भी कब्जे नहीं हुए। कब्जे जो शुरू हुए पार्क के कब्जे, मैं पार्क की बात बता रहा हूं, जो तजावुजात की बात आ रही है पार्क में, वो सारे के सारे तब हुए। अच्छा, अब आप आ जाए पार्क में, एक आती है रेलवे की जमीन, एक आती है कैंटोनमेंट की जमीन। कैंटोनमेंट की जमीन है, उस पे तो केएमसी के मेयर का हक ही नहीं चलता, तो कैंटोनमेंट की जमीन पे कौन कर रहा है कब्जे? ठीक है, नहीं हम ये नहीं कहते कि मेयर ने खुद जाके कब्जे करवाया, हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो मतलब एकदम से उतर जाते हैं, कब्जे करते हैं। कैंटोनमेंट की जमीन पे, एक मिनट मैं कवर कर लूं, कैंटोनमेंट की जमीन पे मेयर का इख्तियार ही नहीं है, ये भी जानते, तो फिर कौन कब्जे कर रहा है वहां पे, ये समझिएगा। ठीक है, हम सैफ साहब से हम बात कर लेते हैं ना, क्योंकि वो उन्होंने जब मैंने कब्जों और पार्क का मैंने जिक्र किया तो उन्होंने बहुत मुस्कुराया, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से मुस्कुराया। तो मैं चाहूंगी कि आप एक बहुत अच्छी बात होती है और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की कि देखें बहुत सारी चीज़ों को तस्लीम किया। होता है गलतियाँ इंसान से होती हैं, पार्टियों से गलतियाँ होती हैं। माशाल्लाह इनके गवर्नर साहब ने, वसीम अख्तर साहब ने और हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, इन सब ने, इनकी सबकी वीडियोज़ अगर आप साथ लगा कर देखें तो वो सारे के सारे लोग ये तस्लीम करते हैं कि हमसे गलतियाँ हुई और हमने कब्ज़े कराए और हमारे बाद लोगों ने कराए और पैसे हमने वहाँ भेजने थे, यहाँ भेजने थे। कोई बात नहीं, ये बड़ा अच्छा हुआ कि इन्होंने मतलब ये कि अवाम के सामने इस बात को तस्लीम किया। और दूसरी एक बात ये भी बहुत अच्छी कि इन तीनों की वीडियोस निकाल के देखें, आपस की लड़ाई हुई इत्तेफाक से, तो इन तीनों ने ये कहा कि जी तरक्की तो नेमतुल्लाह साहब ने ही शुरू की थी और बाकी लोग उस पर जो है अपनी प्लेट्स लगाते रहे। अच्छा देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस बुनियादी तौर पर दाखिल हुआ था ये पार्कों पर कब्जे के खिलाफ, नेमतुल्लाह साहब ने फाइल किया था। ठीक है। वो केस ये था कि कराची के जो पार्क थे उसमें बड़े पैमाने पर चाइना कटिंग की जा रही थी और उन पार्क्स के ऊपर घर बनाए जा रहे थे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के दफ्तर थे, एमक्यूएम के और पीपल्स पार्टी बिलखसूस, इन दोनों ने दफातर अपने दौड़ लग गई थी दोनों के दरमियान के कौन से पार्कों पर, शहरी पार्कों पर ये सारे कब्जे कर रहे थे और वो देही इलाकों में कब्जे कर रहे थे। और अभी भी अब तक वो केसेस चल रहे हैं और उसकी जो ये नेमतुल्लाह साहब वाला सुप्रीम कोर्ट में केस अब तक पेंडिंग है, उससे पूरे कराची के पार्कों की जो है वो मौजूद है और गूगल से, सैटेलाइट से सारी तस्वीरें ली गई कि साहब चंद साल पहले क्या हाल था और अब क्या हाल हुआ है। तो वो कब्जे हुए, देखिए अब इसको जुटलाना नहीं चाहिए, ठीक है, अब पार्टी ने गलती की, जो भी की, कब्जे हुए। अच्छा, एक जो मैं वजाहत करनी चाह रहा था ना, देखिए जमात इस्लामी कराची में या सिंध हुकूमत में कब इख्तिदार में रही कब नहीं रही सारे लोगों को मालूम है। कराची के हकूक़ के लिए जद्दोजहद जमात इस्लामी ने हमेशा की। आप ये देखिए कि मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी साहब जिस ज़माने में थे, 80s की बात कर रहा हूँ मैं, ये उस ज़माने में मेयर ने कराची में टैक्सेस को कराची को देने के लिए, मोटर व्हीकल टैक्स के लिए मुहिम चलाई थी, पूरी सड़क पर निकले थे अपना गाउन पहनकर और उनको उस ज़माने में गवर्नमेंट ने सरेआम गिरफ्तार भी किया था
और उनकी जो उस वक्त KMC की वो थी लोकल गवर्नमेंट, उसको बरतरफ कर दिया था। तो ये जद्दोजहद बहुत पुरानी है जमात इस्लामी की, बीच में इसको ज़ाहिर हाईजैक किया गया और हकूक़ के नाम पर फिर पूरा एक यहाँ पर जो है फसाद, दंगा और कत्ल गारतगरी होती रही। वो पूरा दौर सब लोगों ने देखा कि हकूक़ किस तरह मिले। ये बात इनकी सही है कि कराची में जिस तरह इदारों पर कब्ज़ा किया गया। अब देखें ये बात फिर इसको भी तस्लीम करनी चाहिए, इस वक्त मरदमशुमारी में जो गड़बड़ हुई है, देखिए मरदमशुमारी कराची की आधी की गई, आधा कर दिया गया कराची को, और हम इसके लिए कितनी ज़बरदस्त जद्दोजहद कर रहे हैं। पूरी कराची में आप देखती हैं बैनर भी लगाते हैं, जलसे भी करते हैं, रैलियाँ भी करते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल की, लेकिन देखिए अब हमारे ये भाई साहब फरमा रहे हैं कि हम भी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन भाई ये कैसी जद्दोजहद है? कैबिनेट में बैठ के आपने उसी मरदमशुमारी को, गलत मरदमशुमारी को अप्रूव कर दिया और एक लॉलीपॉप कराची वालों के हाथ में थमा दिया कि इंशाअल्लाह ताला अगली मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए रखें। पाकिस्तान भर की मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए, यही चीज़ जाहिर कर रही है कि कोई इरादा नहीं है अगली मरदमशुमारी का। दूसरी बात यह कि अगली सही मरदमशुमारी करवाने के लिए क्या ये ज़रूरी था कि ये पुरानी गलत मरदमशुमारी अप्रूव कर दी जाती? ये बड़ा जुल्म हुआ है कराची के साथ, और इसमें देखिए MQM इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकती। बिल्कुल, लेकिन अभी आपने जिक्र किया वीडियोस का, आपने भी जिक्र किया मुस्तफा कमाल, मतलब और भी आपने दीगर यहाँ पे सियासतदानों के नाम लिए, और जनाब फारूक सत्तार भाई, सारे भाइयों वो सब बाद में जाके तस्लीम कर देते, लेकिन इससे पहले जिन पार्टी से सब मुंसलिक होते तो वो उससे क्यों नहीं तस्लीम करते? जब अलहदगी हो जाती है, सब साइड पे हो जाते हैं। देखिए ये भी एक अजीब बात है कि नोटिस कह रहे हैं कि अब हमने पीपल्स पार्टी को नोटिस दिया है। इनके नोटिस तो सारे लोग देखते आए हैं कि 35 साल से कितने हर कुछ दिन बाद एक नोटिस मिलता था, पार्टी हुकूमत से अलहदगी हो जाती थी, उसके बाद कारकुनान पहुंच जाते थे, वहां पर बैठ जाते थे दरवाजे पे, और रात के किसी पहर मामला तय होके, और सुबह जब हम टीवी खोलते थे पता लगता था कि दोबारा वापस गवर्नमेंट चले गए। तो इनके नोटिस की देखिए, अभी ये भाई खुदा के लिए मैं कहता हूँ कि देखिए ये पुराने वाले करतब छोड़ दें, अब कोई नया करतब ईजाद करें, कोई नई चीज़ करें जिससे कराची वाले जो हैं कुछ और। अब ये पुरानी वाली जो एक टैक्टिस है ना, वो तो ख़त्म हो चुकी। देखिए अब चोर मचाए शोर वाली बात कि आप इस ज़माने में कुछ भी ना कर सके, इतना अरसा गुजार लिया, अब आप कुछ और करके दिखाएं। देखिए एक बात सुन ले, मेरी बात को थोड़ी सी तसल्ली सुन ले। तंजील भाई मैंने शायद आप रुक गए, आप रुक गए थे, थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए नेमतुल्लाह साहब का दौर जो था ना, एक विजनरी दौर था, ठीक है ना। और मैं खुद चूँकि नेमतुल्लाह साहब की टीम में शामिल था, आप यकीन माने कि नेमतुल्लाह साहब की गवर्नमेंट 4 साल बाद अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब ज़बरदस्ती ना उनको अलग करते, जिस तरीके से उन्होंने किया, उन्होंने ये चाहा कि जमात इस्लामी जो है मुशर्रफ साहब का साथ दे, और नेमत साहब ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, जमात इस्लामी की एक मरकज़ी पॉलिसी है, हम उसके तहत चलते हैं। उन्होंने ये जुल्म किया कि उनको ज़बरदस्ती आने से रोका। देखिए उसके नतीजे में क्या हुआ, मैं आपको ये बताऊँ, कराची के लिए नेमतुल्लाह साहब जो प्लानिंग कर रहे थे और जिस पर अमल दरामद कर रहे थे, वो ये नहीं थी कि चंद पुल और पुलिया बनानी है और चंद कहीं अंडरपास बनाने। कराची के लिए पूरी जो मास ट्रांजिट स्कीम थी, पूरा जो मास ट्रांजिट प्रोग्राम था, वो खाली ये नहीं था कि 2-4 पुल बनने हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद उस कमेटी में शामिल था। कराची की जो मास ट्रांजिट प्रोग्राम था वो ये था कि कराची में बसेस कितनी चलनी है, 10,000 बसेस चलनी है। कराची में अंडरपासेस कितने बनने हैं, कराची में पुल कितने बनने हैं, कराची के अंदर एलिवेटेड रोड्स कितनी बननी है, ये एयरपोर्ट से लेकर मेट्रोपोल तक। मैं खुद उस कमेटी में शामिल था, पूरी एलिवेटेड रोड बननी थी। सर्कुलर रेलवे कहाँ चलनी है, ट्राम का, ये मास ट्रांजिट प्रोग्राम होता है, ये विजन होता है। ये नहीं होता कि एक ग्रीन लाइन की एक जो है वो एक जो पुलिया खड़ी की चले जा रहे हैं, वही जना 15 साल से नहीं पूरी हो रही और सारे कराची उस पर परेशान बैठा हुआ है। ये है मास ट्रांजिट प्रोग्राम। कराची के लिए नेमतुल्लाह साहब ने 16,000 एकड़ पर मुश्तमिल एक एग्रो फार्मिंग स्टेट का मनसूबा तश्कील दिया था, अखबार में टेंडर दिया था। मलेशिया की एक पार्टी आ गई थी, वो क्या था कि कराची को सब्जियां फल कराची से मिले। पूरी 16,000 एकड़ पर जमीन जो है यहाँ कराची से करीब कराची। ठीक है तंजीर साहब, आप क्या कहेंगे? चलिए जी, अब मैं तफसील में दूंगा जवाब। अच्छा तफसील तो पहले नहीं क्योंकि मैं चाहूंगी आप थोड़ा तफसील दिएगा क्योंकि हमने ब्रेक भी लेना है। फिर आप ब्रेक पे चले जाएं, फिर मैं आ जाऊंगा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। भाई देखिए जो हुकूमत में होता है उसको तो वजाहत करनी पड़ती है। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तंजीर साहब ने कहा मैं तफसीली बयान करूंगा, लेकिन आप एक काम करें, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद फिर मैं चाहती हूँ कि तंजीर साहब आप हमें वो इन डिटेल जो है वो गाइड करें। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात नहीं ब्रेक पे चलेगा, प्रोड्यूसर साहब भी नाराज। अच्छा देखिए, ये जो बात हो रही है ना कि पार्कों पे कब्जे थे या पहले हुए, थोड़ा सा समझिएगा। 1990 से 2000 तक कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं थी,
ठीक है। 2001 में मुशर्रफ साहब लोकल गवर्नमेंट लेकर आते हैं, जिसमें नेमतुल्ला खान साहब आते हैं, देन होती है। अगर आप ये कहते हैं पहले पार्कों पे कब्जे हो रहे थे कुछ, तो लोकल गवर्नमेंट तब नहीं थी। कराची के साथ एक बड़ी अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और स्टैटिस्टिक्स को सामने लेके बैठें, हर 10 साल और 15 साल कराची को पीछे धकेला जाता है, फिर कुछ ना कुछ दिया जाता है कराची को 5-6 साल का ऊपर ले जाने के लिए। क्योंकि 1990 से लेके 2000 तक, मैं सही कह रहा हूं, कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं थी। 2001 से लोकल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, 2010 में खत्म हुई, फिर 2011 से लेके 2020 2015 तक कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, नोटिफाई भी जो हो रहे थे वो भी 8 महीने के बाद हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कोई ऐसी लॉबी है जो कराची को पनपने नहीं देना चाहती, जो कराची में तरक्की का काम नहीं होने देना चाहती। अच्छा, अब वो लॉबी कौन है? मैं वो एक क्वेश्चन मार्क छोड़ता हूं, ठीक है, वो सब लोग आइडेंटिफाई करें। अच्छा, अब कराची में से लोकल गवर्नमेंट में जीतती कौन है? मेयर कौन आता है? जमात इस्लामी आया, MQMI, ठीक है, दोनों के आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं ये कहूंगा कि अगर मैं पेन बेयरर हूं, मुझे दर्द हो रहा है, तो इनको भी दर्द हो रहा होगा, क्योंकि इनकी भी गवर्नमेंट नहीं आ रही ना मेरी गवर्नमेंट आ रही है। इसका मतलब ये कि लोकल गवर्नमेंट में ये दो पार्टीज बहुत ज्यादा रची बसी हुई हैं। इनको भी सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है। अब बची पीपल्स पार्टी, तो जवाब आपके सामने है, अगर मैं एलिमिनेशन मेथड भी कर दूं, ठीक है, कि ये जानबूझ के नहीं कराना चाह रही कराची। अच्छा, अब आप आ जाएं इस बात पे कि कब्जा होता था नहीं होता था, इसमें सारे के सारे शुमार थे। हम तो ये कहते हैं कि अगर MQM की पॉलिसी नहीं रही, किसी इंडिविजुअल की कैपेसिटी में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई, तो उसको आप पूरे नाम नहीं देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अगर बैठ के ऑन एयर आपसे कोई गलत अल्फाज निकल जाता है, तो मैं कहूंगा कि चैनल की पॉलिसी है, मैं कहूंगा नहीं, इनसे गलती हुई, इनकी इंडिविजुअल। तो अगर कोई इंडिविजुअल ऐसी गलती करते हैं, अच्छा, मैं कोई की जगह बहुत सारे इंडिविजुअल्स कर देता हूं, वो तब भी पार्टी पॉलिसी नहीं होती। अगर इसी तरीके से अगर ये कहेंगे, तो फिर इस तरह तो बहुत सारी चीजें जमात इस्लामी के टाइगर ग्रुप्स वगैरह निकलेगी, तो हम कहां तक जाएंगे कि थंडर ग्रुप क्या था क्या, क्योंकि इंडिविजुअल्स लोगों की हरकतें हो सकती हैं जिसकी वजह से डैमेज, कोलैटरल डैमेज होता है, जो बड़ा खतरनाक होता है पार्टीज के लिए। वहां पे तमाम पार्टीज को अपने लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर्स के थ्रू अपने लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। MQM को भी करना चाहिए, जमात इस्लामी, PTI, पीपल्स पार्टी, सबको। अच्छा, अब आप आ जाए कि कराची के साथ ये क्यों नाइंसाफी हो रही थी या क्या था। मैं आज भी एक बात कर रहा हूं, देखिए, कराची की पॉलिटिक्स में जब तक आप कॉलेज और कॉलेज की पॉलिटिक्स को ऑन नहीं करेंगे, आपके पास लीडरशिप नहीं आएगी। आप ओवरऑल उठा के देख लें, MQM देखें, जमात इस्लामी देखें, PTI देखें, पीपल्स पार्टी देखें, कराची से आपको यूथ में से कितने लीडर्स मिलते हैं? बिल्कुल भी कितने मिलते हैं? आप नाम लिखना शुरू करेंगे ना, आप, मैं कह रहा हूं, आप एक पार्टी में भी 10 या 12 से ऊपर नहीं जाएंगी, बिल्कुल, ठीक है, नहीं मिलते आपको यूथ के लीडर्स। अच्छा, यूथ के लीडर्स कहां से आते हैं? वो कॉलेज पॉलिटिक्स आते हैं। आपने कॉलेज में पॉलिटिक्स में पाबंदी लगा दी। मैंने 50 रुपए की चोरी होने के चक्कर में 500 रुपए का चौकीदार रखा है, ठीक है। इट मींस कि आपने कहा यार वो जो खराब काम हो रहे थे, लड़के आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उसकी वजह से आपने सब बंद कर दिया। दिस इज रॉन्ग। आप कंट्रोल्स एंड चेक्स लगवाते, आप उनको सही राह दिखाते, आप एक अब मेंटोरिंग स्टार्ट करते, आप वर्कशॉप स्टार्ट करते, आप वहां पे बताते यूथ क्यों नहीं आ रही। आज भी यूथ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यूथ कहती है मुझे क्या फर्क पड़ रहा है पॉलिटिक्स में आने से। मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूं, मेरे पास स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर आप क्यों हैं पॉलिटिक्स में। मैं इसलिए हूं क्योंकि आई वांट टू सर्व माय कराची, आई वांट टू सर्व माय पाकिस्तान, दिस इज माय ओनरशिप, आई ओन दिस कराची, आई ओन माय पाकिस्तान। ये इक्विटी तमाम यूथ में होनी चाहिए, तमाम जनरेशन। तो आप जानेंगे, यकीन जाने, आज जितने भी मसले मसाइल है ना, आप यूथ के पास जाएं, कोई मसला देना, वो आपको सॉल्व करके देती है। बिल्कुल, आपने ठीक बात की। हमारे यूथ को तो खैर बिल्कुल वो प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे आपने बात की कराची कि जो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स है, मतलब जो कराची मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो अब मैंने देखा एक कराची की जमात है, वो वहाँ पर जो है मतलब हमारी यूथ को उन्होंने काफ़ी इस तरह राग़िब किया पार्टीज़ में शमूलियत के लिए, उन्होंने कहा। लेकिन आज उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उन पॉलिटिशियंस को पनपने नहीं दिया। देखिए, अगर उनको राग़िब किया तो उनके पास एक चैनल होना चाहिए ना, आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि तुम ये होगे, इसके बाद ये। अच्छा, ये तमाम चीजें हुब्बुल वतनी, आपको जमीन से मोहब्बत, आपको तमाम चीजें सिखाती हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कराची का लड़का बहुत कम बच्चा है जो पब्लिक सर्विस कमीशन में और CSS एग्जाम देता है, ठीक है। कराची का बहुत कम बच्चा है जो पॉलिटिक्स में जाता है। तो ये दो चीजों में अगर कराची की यूथ नहीं जाएगी, तो कराची को सर्व करने के लिए डेफिनेटली फिर लोग बाहर से बाकायदा मंसूबाबंदी करके आएंगे। ये आज की बात नहीं है। मैं आज कह रहा हूं 10 साल बाद भी अगर खुदा ना खास्ता इस पे अमल नहीं हुआ, तो 10 साल या 15 साल बाद भी आएगा, क्योंकि ये जो मैं आज बात कह रहा हूं, ये मेरे तमाम सीनियर्स को, साहब भाई मेरे सीनियर है, मेरे पार्टी में इन तमाम लोगों को आज से 15-20 साल पहले होना चाहिए था, करना चाहिए था।
प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पास आप कहते हैं एक बिलावल भुट्टो जरदारी, क्या मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में भी कहूं, बिलावल भुट्टो जरदारी आप उसको एक यूथ मानते हैं जो कि एक ब्लेस्ड बच्चा, क्योंकि उसने ग्रास रूट लेवल नहीं देखा, उसने बस में धक्के नहीं खाए, उसने कभी भी अपने अब्बू से 3,000 रुपए पॉकेट मनी लेने के लिए जरा सी मक्खन पॉलिश नहीं की। ही इज अ ब्लेस्ड बॉय बिलावल भुट्टो जरदारी। हाउ कम ही नोज कि पाकिस्तान के कराची के लड़के और लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? 7 नंबर बस में लटकती हुई एक लड़की अगर गिर के मर जाती है, उसकी क्या गलती थी? बिलावल भुट्टो जरदारी डजंट नो अबाउट इट, क्योंकि उसका वो विजन नहीं है। वो ही इज अ ब्लेस्ड बॉय, बाहर से पढ़कर आया, और तब भी अफसोस इस बात का होता है पीपल्स पार्टी की सोच, जहां पर मफलूज सोच है, मैं कहता हूं इसको ये फालिज ज़दा सोच है। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी आज भी कराची क्या पाकिस्तान को उसी तरीके से चलाना चाहती है जिस तरह नौडेरो को चलाना चाह रही है। ये है हमारा प्रॉब्लम क्या है? आज आप कह रहे हैं हम हुकूक की रैली निकाले, हमने यकीन जाने हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, हमने पहले अपनी यूथ से मैंने कहा मुझे पता है आज ट्रैफिक जैम होगा, मुझे पता है ये होगा प्रॉब्लम, मैं आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट यस वी हैव टू कम अप, वी हैव टू बी ऑन द रोड्स, बिकॉज अगर मैं नहीं आऊंगा तो अब प्रॉब्लम होगी। बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं अगर ऑफिस जा रहा हूं सुबह, और मैं सुबह जाते मेरी मदर मुझसे कहें बेटा टैंकर वाले को बोलते हुए जाना, कराची का लड़का यही करता रहेगा, टैंकर वाले को बोलते जाना, यूसी में लिखवा के जाना है, गटर साफ करना है, वो ऑफिस जाएगा, अम्मी का फोन आएगा बेटा ये कर लिया, वो मीटिंग में बैठा हुआ है। कब तक आखिर? इनफ इज इनफ नाउ। नहीं, ये तो घर के जरूरियात है, लेकिन बिल्कुल ये काम हमारी तंजीमों का है। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए ये प्रॉब्लम तब सॉल्व होती जब यूथ में से पॉलिटिशियन उतरता, वो ये देखता। आज मुझे एक बात बताएं, हम सब खुद कहते हैं ये 2018 के इलेक्शन थे, इनके भी हम भी, हमने कहा कि जो वोटर्स के कार्ड्स होते हैं हम कार्ड्स लिख के देते थे, वोटर के कार्ड्स, ठीक है। एक पार्टी उतरती है, वो क्या करती है, वो डॉक्यूमेंट निकाल के दे देती है। जैसे आप कहीं शॉपिंग करने जाए तो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, स्लिप मिलती है किसी भी रिटेल पर से, कि कहीं से भी रोस्ट खाने जाए या क्लोथिंग में, आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है। इनको क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, बाकियों क्यों नहीं? अगेन क्वेश्चन मार्क। पीटीआई नाम, पीटीआई मैं नाम पीटीआई, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क है। अब आप मुझसे पूछेंगे उनको कैसे मिल गया? लेकिन आप तो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी इलेक्शन लड़ने के बाद आप ये बात बोल रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूं, देखिए दो चीजों में फर्क है। क्योंकि मुझे याद है जब इमरान खान साहब मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने ये बात कही थी कि हम यूथ को प्रमोट करेंगे, नौकरियां देंगे, उनकी तालीम के लिए हम अच्छा देखिए दो चीजें, लेकिन नहीं किया। मैं दो चीजें बताऊं। इत्तेहादी दो जगह पर होते हैं। एक इत्तेहाद ये होता है जब 2015 में जमात इस्लामी ने पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ा। हमने इत्तेहाद करके इलेक्शन नहीं लड़ा, हमने इलेक्शन अपनी बेस पे लड़ा, बाद में इत्तेहादी हुए। वजह मैं नहीं होता, किसके साथ जाता? पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, जो ऑलरेडी 10 साल से डस रही है पाकिस्तानी कौम को। मैं किसके साथ जाता? मेरे पास मतलब डू वी हैव एनी अदर ऑप्शन? डू वी हैव? नो। आज मुझसे बोलते गवर्नमेंट से निकल जाए, ठीक है निकल गया, रिजाइन दे देते, चले दे दिया, थोड़ी देर के लिए सोचते निकल गए। नहीं मतलब आपको कोई ऑप्शन की जरूरत थी? हाँ है। अच्छा मुझे हुकूमत कैसे कायम होगी? 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपको पार्लियामेंट में, हुकूमत कैसे कायम होगी? फिर आप पूरे पाकिस्तान को उस प्रॉब्लम में 2/3 मेजोरिटी ये पूरी नहीं आप कैसे नहीं आप करेंगे, क्या करें? देखिए अच्छा अब इन्होंने सेंसस की बात की, उस पे मैं आपको सेंसस की बात की, अब सेंसस की बात की ना, मैं उस पॉइंट पर नहीं सर आप सुन रहे हैं ना, सर पॉइंट्स आप मैं सारे पॉइंट्स मैं आई एम टोटली मैं तो नहीं बात कर रहे हैं। नहीं अच्छा सेंसस की बात की। अब मुझे एक बात बताएं, सेंसस में हमारे पास दो ऑप्शन थे, हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की, गुड। दूसरा काम हमने क्या किया, हमने जाके उस कैबिनेट में बैठे जहां पे इमरान खान साहब से कहिए। अब आप मुझे बताएं एक गवर्नमेंट, अच्छा इमरान खान ने तो सेंसस नहीं करवाए थे, नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए, एक सेंसस पे ऑलरेडी कुछ भी XYZ अमाउंट, मैं कहता हूं 100 रुपए खर्च हुए, एक एग्जांपल लेते 100 रुपए खर्च हुए, मैं उसको डिनाइड कर दूं 100 रुपए खर्च होने पे कि नहीं हुए। वो मुझसे कह रहे हैं सर जो होने, क्योंकि सेंसस 9 साल लेट हुए, सेंसस होने थे 98 में हुए थे, फिर 2008 में होने थे, सेंसस कब हुए? 2017 में हुए। कितना लेट हुआ? 9 साल लेट हुआ। 9 साल लेट वाला का रिजल्ट कब आ रहा है? 2018 में। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने 2018 के इलेक्शन में उस सेंसस के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए, जो रिजल्ट आया हमारे सही कहां पे हुआ? मैं आपको यही बता रहा हूं ना, नहीं हुआ। सबने एक पिटीशन दायर की, उसके ऊपर सबने एक बिल साइन किया पार्लियामेंट में कि हम कौन से उठा रहे हैं, 2012 और 13 में नादरा से एक डाटा लिया गया था, उसकी बेस पे हम जो है वो इलेक्शन करवाते हैं। सबने साइन किए, मगर जब नोटिफाई का वक्त आया MQM ने उस नोटिफिकेशन के ऊपर हैंड रेस किया। अब मेरा काम क्या था? मेरे काम दो थे। मैं क्या करता? मैं गवर्नमेंट से बाहर आ जाता, तो क्या आपके सेंसस नोटिफाई हो जाते? सड़क बोलते पे अगर आप ये बात करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप क्योस क्रिएट करना चाहते हैं? आप कराची में अल्लाह माफ करे क्या सिविल नाफरमानी की बातें करें? नहीं, ऐसा नहीं है।
एमक्यूएम ने क्या किया? एमक्यूएम ने किया पढ़ा लिखा काम। पढ़ा लिखा काम क्या था? इमरान खान साहब को बोला ये हो गया, ठीक है, अगर हम आपकी बात मानते हैं, आप हमारी बात माने, सेंसस की अगली डेट दें और इसका बजट दें। अच्छा, सेंसस की डेट देने पे नहीं होता, ये भी जानते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पे उसके बजट के पैसे निकालने पड़ते हैं। अब इन्होंने कहा 5 अरब रुपए, मैं कहता हूं 5 अरब रुपए कराची के लिए निकाले, आप ये कहते हैं पाकिस्तान के लिए निकाले, मैं कह रहा हूं कराची के लिए निकाले। चले, मैं इन तमाम बातों से बरक्स करने की कोशिश की गई। अब बजट पे क्वेश्चन मार्क होगा। पहले तो ये नहीं हो रहा था ना कि तय भी नहीं हो रहा था, अब तो ये तय करा के उठे आप इमरान खान साहब से कि ये सेंसस गलत है, नया सेंसस करवाएं, जबकि 9 साल पहले हुआ। इस वक्त दूसरा सेंसस ड्यू हुआ है, वो जो 2018 में सेंसस होना था, अब वो कह रहे हैं 2021 में सेंसस कराओ। अभी नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर सेंसस की डेट आएगी ताकि हमारे लिए आसानी हो। ये तमाम आसानी तो समझिए, मेरे पास बहुत आसान हल है हुकूमत से अलग होना, बहुत आसान और बहुत मुश्किल काम है जो मैं कर रहा हूं। अगेंस्ट किसके? आज मुझे बोला जाता है एमक्यूएम को वजारत के मजे चखे में। कौन सी वजारत? आईटी मिनिस्ट्री। आईटी मिनिस्ट्री के बारे में भी सुन लें, आज सब कुछ सुनाऊंगा मैं। हाँ, वजह सुना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी मिनिस्ट्री में आती है, सदर आरिफ अलवी साहब के पास है। आईटी मिनिस्ट्री में सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन, जो के आपके पास 4 से 5 जो बैंडविड्थ चलती हैं, इंक्लूडिंग पीडीसीएल एंड तमाम, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं ले रहा, वो तमाम के तमाम आईटी मिनिस्ट्री में आती है। मैंने कौन से मिनिस्ट्री के मजे ले लिए? मेरे पास तो एक मिनिस्ट्री है, मुझे दूसरी मिनिस्ट्री की ऑफर आई, मना कर दिया खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने। वजह राब्ता कमेटी ने मना इस बात पे किया, अगर हमने दूसरी मिनिस्ट्री ली, हम कराची के साथ इस वक्त नाइंसाफी नहीं कर पा रहे, हम तो पहली मिनिस्ट्री पे सोच रहे हैं कि हम क्या करें, क्योंकि हमें ये पता है वो चीजें डिलीवर नहीं हो रही, मिनिस्ट्री से डिलीवर नहीं होता। बात होती है अपनी मनमाने से, बात होती है पार्लियामेंट में आवाज उठाने से। पाकिस्तान का कराची का मसला क्या था? सेंसस। कराची का मसला था कि जी आप 140 ए राइज करें। इमरान खान साहब को कहा जी ले फेडरल के अंदर, ले समरी बना के दी। देखिए, जितना हमारी ताकत है ना, हम अपनी ताकत के बलबूते पे उतना मसल को टीयर कर रहे हैं। मैं इससे ज्यादा टीयर करूंगा तो फिर क्या बोलेंगे? फिर आप कहेंगे एमक्यूएम दोबारा पुरानी रविश पे आ गई। यार, आपको एमक्यूएम पुरानी वाली भी नहीं चाहिए, नई वाली भी नहीं, मतलब व्हाट एग्जैक्टली यू वांट? हम तो कह रहे हैं हमसे गलतियां हुई, ब्लंडर्स हुए, मैं मलाइका नाजिल कर दें अल्लाह ताला यहाँ पे? नहीं हो सकता निदा, नहीं हो सकता, यकीन जाने। हम सबने अपने आप में सुधार पैदा करना है। हाँ, अच्छी बात क्या है, एमक्यूएम शख्सियत परस्ती पे नहीं है। एमक्यूएम ने अपनी राब्ता कमेटी की एक पॉलिसी बनाई, फ्लोट होती है, डिस्कस होता है, डिबेट होती है, डिसीजन होता है। 3 Ds पे चलते हैं हम लोग, डिस्कशन, डिबेट, डिसीजन। डिसीजन लिया, आगे चलो इंप्लीमेंट करते हैं। डिसीजंस आप लोगों के डिसीजंस हमें नजर तो नहीं आ रहे हैं ना हमारे, इसलिए क्योंकि आप हमारे डिसीजन वो सिर्फ मीटिंग्स की हद तक है। हाँ, वो मीटिंग्स की हद तक ही लग रहे हैं। किस बेस पे आपको नजर नहीं आया? आप मुझे बात देखें, एमक्यूएम इस वक्त डिसीजन क्या ले? ये डिसीजन लेके गवर्नमेंट से निकल जाए तो नहीं लेंगे हम डिसीजन, इसलिए गवर्नमेंट से निकल देने का फायदा क्या है? देखें, हम अपने मसल को पूरे तरीके से बात बता रहे हैं, हुज्जत तमाम कर दी। आज हुकूक की रैली निकालना, 3 दफा हमने इसी कराची की, हमने क्या किया, हमें पता, हम हुकूक की रैली निकाल रहे थे, कहा गया जी कराची में हालात सही हैं, आप ना निकाले। तीसरी दफा हमने इसको पोस्टपोन किया। किसके लिए किया? हम तो आवाम के लिए निकल रहे हैं ना। हम पहले देखें, एमक्यूएम अपने कारकुनान के केसेस लेके गवर्नमेंट में, अपने अदालतों में जाती थी, आज कौम का केस लेके अदालतों में गई हुई है, आज कौम के लिए लड़ रही है। कौन लड़ रहा है कौम के लिए? एमक्यूएम लड़ रही है, सिर्फ कारकुन के लिए नहीं लड़ रहा। मेरे पास बैठा हुआ न्यू कराची, जमशेद क्वार्टर, चिन्नेसर गोट और बाकी तमाम जगह भी जहां पे एमक्यूएम का वोट बैंक नहीं है, मैं तो उसके लिए भी लड़ रहा हूं। उसको पानी मिलना चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट मिलनी चाहिए, उसके हुकूक की बात होनी चाहिए। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं कराची की कौम की बात कर रहा हूं। मेरे लिए बड़ा आसान है हुकूमत से निकलना और पीछे बैठ के एहतजाजी रैली निकालना। सर, अभी आप बड़ा मुश्किल काम है, what we are doing। वो बुनियादी सहूलियत, अभी आप पानी की बात कर रहे हैं, अभी आप सीवरेज और इनकी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं? इससे पहले भी इससे पहले जब कराची नक्शा बिगड़ गया, हमारा स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद होके रह गया। मैं आपको डेट वाइज बता सकता हूं। इस वक्त मुझे हिफ्ज़ है डेट। हमने ये तमाम के तमाम, जब 2013 का SLUG 2013 पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट लेकर आई, सबसे पहले एहतजाज हम लोगों ने किया, सबसे पहला एहतजाज हमने किया। SLUG 2013 नाइंसाफी हमने सब बोला, उन्होंने कहा नहीं होगा, उसको ऑथेंटिकेट कर दिया गया। ठीक है, हमारे साथ ना जमात इस्लामी आई ना PTI कि इसके अगेंस्ट जाए। 2013 का कहा कि इसी के अगेंस्ट इलेक्शन होगा, हमें पता था, हमने फिर भी इलेक्शन लड़ा। देखें, जानते बूझते हमने बहुत सारी ऐसे बोझ सर पे लिए हैं जिसको हम एक एक करके उतार रहे हैं। मैं लोकल गवर्नमेंट में था, सिर्फ छोटी सी बात बता दूं, मेरे पास वाटर एंड सीवरेज बोर्ड नहीं था, मुझसे लोग उम्मीद लगाते हैं गटर साफ हो। मैं क्या कर रहा हूं? मैं उस सीवरेज बोर्ड वाले को ऑर्डर नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, इखलाकी तौर पर उससे बात कर सकता हूं, यार मेरा वोटर है या तुम्हारा वोटर है या कराची की आवाम है या पाकिस्तानी है, जो भी है, यार काम तो कर दो। उसको हम क्या कर सकते हैं? मुझे एक बात बताएं, आप मेरे मातहत नहीं आ रही और मुझे आपसे काम कराना है, मैं आपसे आराम से बात करूंगा, मोहब्बत से, प्यार से, या मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मौदेबाना हम्बल रिक्वेस्ट होगी ना। आप उसको ये कहें कि नहीं ये एमक्यूएम की जिम्मेदारी है। यार जिम्मेदारी कहां है? जिम्मेदारी आती है कानून के तहत।
कानून में जिम्मेदारी नहीं। मेरे अम्मी अब्बू ने बोला रात को सोने से पहले ताला लगा के सोना, मैं ताला लगाना मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं ताला नहीं लगाऊंगा पीछे से मेरी बहन आके उसको चेक करेगी। जिम्मेदारी थी, वो कौन सी आप जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारियां निभाई गई। मैं चाहूंगी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किस तरह तबाह किया, आप इसके बारे में बताएं। अच्छा देखिए, मैं छोटी छोटी एक दो वजाहतें कर दूं। देखिए, हुकूमतों का काम जो है ना रैलियां निकालना और अदालतों में पिटिशनें फाइल करना नहीं होता। हुकूमतों का काम होता है हुकूमत की तरफ से काम कराना। ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हैं, इससे पहले 30-35 साल कभी पीपल्स पार्टी, कभी नवाज शरीफ, कभी किसी न किसी के साथ रहे। मुशर्रफ साहब के साथ 10 साल जो है मजे लूटे, उनके झूले में बैठे रहे। देखिए, अब इन सारे अदवार को गुजार के सारे आपने इख्तिदार और इख्तियार को एंजॉय किया। 13 साल तक यहाँ पर गवर्नर रहे इनके जो है इशरत अली बाद साहब, जो मुकम्मल इख्तियारात रखते थे, ठीक है ना। परवेज़ मुशर्रफ साहब इनको अपनी ताकत करार देते थे। पीपल्स पार्टी इनके बगैर हुकूमत नहीं बना सकती थी। नवाज शरीफ को हुकूमत बनाने के लिए इनके दर पे आना पड़ता थी ना। मैं मानता हूँ भाई इनकी इतनी बड़ी क़ुव्वत थी। इतनी बड़ी क़ुव्वत होते हुए कराची को आपने क्या दिया, ये सवाल है। यही तो मेरा भी सवाल है। देखिए, अब मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। देखें, अब देखें बात क्या है। देखिए, वक्त गुजर गया, अब वक्त गुजर गया। अब आप जो है कराची को रैली निकाल रहे हैं, कराची को हक दे। अबे हक दो रैली तो आप किस बात की निकाल रहे हैं? जब हक दिलवाने का टाइम होता है, जब आप कैबिनेट में बैठे होते हैं, गलत मरदमशुमारी मंजूर हो रही होती है, उस वक्त आप हाथ उठा देते हैं। जिस वक्त कराची के लिए बजट में रकम रखवानी होती है, उस वक्त आप उस गलत बजट पे आप हाथ उठा देते हैं। आपके फ़रोग नसीम साहब जो MKM के तरफ से सेनेटर थे और वहाँ अब मिनिस्ट्री, सारे गंदे कपड़े जो हैं वो PTI की हुकूमत के वो धुलवा रहे हैं। हर तरह की गलत कानून साजी में वो हिस्सेदार होते हैं। जब भी कोई गलत काम होता है वो फ़ौरन काला कोट पहन के वहाँ चले जाते हैं, कैबिनेट से इस्तीफ़ा देते हैं, जी मैं हुकूमत की वकालत करूँगा, और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं कैबिनेट के अंदर। देखिए, ये तमाशा है जो एक लगा हुआ है। दूसरी बात जो मैं ये कहनी चाह रहा था, देखिए ये जो यूथ वाली बात है, ये मिक्स एंड मैच चलता है। देखिए, कराची को जमात इस्लामी ने जहाँ एक जानिब आप देखिए कैसी बेदाग क़यादत दी। अब्दुल सत्तार अफ़गानी दिए, नेमतुल्लाह खान दिए, प्रोफेसर गफूर दिए, महमूद आज़म फारूक, और ये चला आ रहे सिलसिला अब कहाँ तक पहुँचा है, हाफिज़ नईमुर्रहमान तक। ये वो लोग हैं कि जिनके कपड़ों पे खून का धब्बा तो, करप्शन का धब्बा तो दूर की बात, पान की पीक का धब्बा भी नहीं है। सही है ना, पान की पीक का भी धब्बा नहीं है। इतने साफ़ सुथरे लोग हैं जो हमने दिए, और ये निज़ाम के यूथ को आगे लेकर आना ये सिर्फ जमात इस्लामी ने किया है। जमात इस्लामी ने, इस्लामी जमीयत तलबा मौजूद है वहाँ, जो लोग थे, देखिए यूथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हमेशा जमात के साथ रही है। जब भी इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में यूनियंस के, पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी जमीयत तलबा ने थ्रू आउट पाकिस्तान जो है कामयाबी हासिल की है। कराची यूनिवर्सिटी में जिस वक्त पाबंदी लगाई इसीलिए गई, पाबंदी जो लगाई ज़ियाउल हक साहब ने, वो इसीलिए लगाई थी कि उनको ये डर था कि ये यूथ जो है कि इतने बड़े पैमाने पर जमात इस्लामी के पास आ रही है, कल तो ये बहुत बड़ी पावर बन जाएंगे। उन्होंने पाबंदी लगाई। उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में जमात की यूनियन, जमीयत की यूनियन थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में, पेशावर यूनिवर्सिटी में, बहाउद्दीन ज़िक्रिया, पूरे पाकिस्तान में जमीयत की यूनियन थी। अच्छा, अब आप देखिए, मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ, इस वक्त जो जमात इस्लामी की क़यादत है वो सारी इस्लामी जमीयत तलबा से आई हुई है। काजी हुसैन अहमद साहब जब जमात इस्लामी के अमीर बने, उनकी उम्र 44-45 साल थी, जमीयत से ग्रो होकर आए थे। ठीक है। मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी के अमीर बने, इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला थे और वो ग्रो होकर आए और जमात के अमीर बने। इस वक्त सिराजुल हक साहब सबसे कम उम्र क़यादत हैं, इस वक्त 54 साल की उम्र उनकी है, और आप सोचिए वो कहाँ इस्लामी जमीयत तलबा से ग्रो होकर आए हैं। मैं खुद इस्लामी जमीयत तलबा से होकर आया। इस वक्त पूरी जमात इस्लामी की क़यादत वो है। उम्र कोई किसी की कम है, किसी की ज़्यादा। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब कराची के अमीर हैं इस वक्त। कितनी कम उम्र, अभी 50 साल भी उनकी उम्र नहीं हुई, 45-40 साल उनकी उम्र है। ये उभरती नहीं, 45-40 साल उम्र तो ज़ाहिर है कि यूथ के अंदर शुमाल होता है उनका। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह एनर्जेटिक वे में वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अनथक जद्दोजहद कराची के लिए जारी रखी हुई है। अच्छा, आप जो कह रही है ना कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों दबा हुआ, देखिए कराची को तो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में की तबाही में ज़ाहिर है घड़ी घड़ी अच्छा नहीं लगता कहना कि अपनों का ही हाथ सबसे ज़्यादा है, लेकिन बाहर का सारी हुकूमतों का हाथ है। वजह क्या है कि किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी। कराची की जो क़यादत रही एक तवील अरसे से, देखिए 40-45 साल के दौर को हम देखते हैं ना, ज़ाहिर है 70 साल पुराने दौर को तो नहीं देखेंगे। 40-45 साल में चूँकि कराची में MQM जो है पावर शो कर रही थी, उसके हाथ में पावर थी, उसने जैसा कि ये खुद भी फरमा रहे हैं कि सारी हुकूमतों की को 2/3 मेजोरिटी दिलवाने में इन्होंने हिस्सा अदा किया। अच्छा, वो क्यों, किसके इशारे पर ये हिस्सा अदा करते हैं कि हर हुकूमत को 2/3 मेजोरिटी दिलवाने के लिए जाके हुकूमती बेंचों पे बैठ जाते हैं और हाथ उठाते हैं। इस तरह सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की बनवानी हो तो उसको अरबाब रहीम की गवर्नमेंट बनवानी हो, हर गवर्नमेंट के बनवाने में इनका बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा होता है।
क्यों होता है ये बाहर के पता होगा इनको, लेकिन देखिए बनवाएं, मैं कहता हूँ 100 मरतबा बनवाएं। मैं तो अभी भी कहता हूँ मुबारक सलामत आप हुकूमत के अंदर रहें, जितने मज़े चाहें लूटें। अब हुकूमत के मज़े ही और होते हैं, ज़ाहिर है इनको पता है, ज़ाहिर हम तो बेचारे अपोजिशन में रहते हैं हमेशा, तो हुकूमत के मज़े लूटें। लेकिन कराची वालों को आपने क्या दिलवाया इस 40-45 साल में, आप मुझे बताइए। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मंजूर हो गया, ये 2013 का सिंध गवर्नमेंट ने मंजूर करवा लिया। अब इनकी जमात वहाँ बैठी हुई थी, कुछ नहीं बोली, बाद में शोर मचा दिया। मैं सुन लें मेरी बात, बाद में शोर मचा दिया कि जी ओ मंजूर हो गया, बड़ी गलत हो गया। भाई ये लगे हुए अपने दूसरे कामों के अंदर, देखते ही नहीं है। देखिए कराची का मसला जब तक हल नहीं होगा, जब तक कराची में एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी, कराची में एक पावरफुल लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी, कराची में दयानतदार, देखिए कराची का हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। मैं आपसे बिल्कुल वाज़ेह और बगैर किसी खौफ के कहता हूँ, जमात इस्लामी के पास सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी क़यादत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे ज़्यादा दयानतदार क़यादत मौजूद है, सबसे ज़्यादा जमात इस्लामी का माजी, जमात इस्लामी का हाल, हर चीज़ इस बात की गवाही देती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ना ये कभी लूट मार में हिस्सेदार, न कभी कत्ल गारत गरी में हिस्सेदार। जब इनको इख्तियार, नेमतुल्लाह खान साहब जब रहे, अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब 2 मरतबा रहे, कराची से जमात इस्लामी के जो MNAs रहे, प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद रहे, महमूद आज़म फारूकी रहे, उस्मान रमसा, जो मोहम्मद हुसैन मेहनती रहे, जितने रहे, जिस हाल में थे उसी हाल में। देखिए बाकी लोगों के मुतालिक तो सब बताते हैं ना कि कहाँ से चले थे कहाँ पर। खुद इनके कायद घड़ी घड़ी कहते थे कि वो जो है स्पंज की जूतियाँ पहन कर आए थे और यहाँ आके पजेरों के अंदर बैठे हुए। आज सारे पजेरों से नीचे नहीं उतरते। हमारा तो जो MNA जो MPA पहले था वो अभी भी है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतालिक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे करनी चाहता हूँ, वो ये कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही में कुछ चीज़ें तो होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं। अगर सड़क टूटी हुई है तो बन जाएगी दोबारा, गटर का पानी बह रहा है ठीक हो जाएगा, गटर बंद है ठीक हो जाएंगे, ठीक है। नहीं सुन ले मेरी बात, मैं आपको जो बात बतानी चाह रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जहन में रखिएगा अपने हमेशा। ये रिवर्सिबल चीज़ें हैं, ठीक है। आज बेईमान लोग बैठे हुए हैं, खा रहे हैं पैसा, नहीं करने दे रहे, ठीक है जी, कल बन जाएगा। लेकिन एक है इर्रिवर्सिबल तब्दीली, ये कौन कर रहा है? ये 2 इदारे कर रहे हैं कराची के अंदर। एक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से बड़ा माफिया ऐसा कोई नहीं है कराची बड़ा माफिया है पूरी कराची में। 2 दिन से मैं मतलब कल से और लास्ट वीक मैं आपको बताऊं और मुसलसल मैं करी, मतलब कराची का पूरा तबाह बर्बाद करके रख दिया। मैं कहता हूँ इस पर एक अलग से प्रोग्राम करें और पूरी कराची में घुमाएं लोगों को। इस वक्त भी देखिए हमारे चीफ जस्टिस साहब इंतहाई दयानतदारी से काम कर रहे हैं, इंतहाई दिल का दर्द रखते हैं वो जो काम कर रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ ये एतराज़ है कि देखिए जो जिस रास्ते से वो चल रहे हैं, जिस तरह के जजमेंट्स आ रहे हैं, वो कराची के मसाइल का हल नहीं है। कराची में इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में इलीगल इमारतें बन रही हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले एक एक छत के पैसे तय करते हैं और बिल्डिंगें बनवाते हैं। आप कोर्टों में केस कर लें, मैं कहता हूँ हाई कोर्ट के अंदर 1000 केस पड़े हुए हैं इसके, लेकिन कोई बिल्डिंग नहीं रुकती और वो बिल्डिंग बन जाती है। होता क्या है कि एक घर है, उस घर की जगह 15 फ्लैट्स आपने बना दिए, 18 फ्लैट बना दिए। अब ये क्या है, ये इर्रिवर्सिबल तब्दीली आ गई, इसको आप गिरा नहीं सकते। लोग रहना शुरू कर देंगे, आप कहेंगे नहीं गिरा सकते। अच्छा, दूसरी इर्रिवर्सिबल तब्दीली कौन लेकर आता है वो भी मैं आपको बताऊँ। ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, ये सारी चीज़ों के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जारी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करते हैं और लोगों के हाथ में मालकाना दस्तावेज थमा देते हैं, जिसकी बुनियाद पर मैं और आप खरीदारी करते हैं। हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, हम देखते हैं भाई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मौजूद है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की NOC मौजूद है, ये मौजूद है, हम खरीद लेते हैं। ये जब किसी भी इदारे की तरफ से कोई भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लोगों के हाथ में आ जाता है, वो क्या हो जाता है, वो इर्रिवर्सिबल तब्दीली हो जाती है। और ये दोनों इदारे इतने करप्ट हैं, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाएं, आपका एक काम भी लाखों जायज से जायज काम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन साथ अभी आपने जिक्र किया कि स्पंज की चप्पलें और जो है प्राडो में घूमने वाले, तो आपका इशारा किस तरफ था? देखिए इशारा तो हर तरफ है हर तरफ, यहाँ पे ये लेकिन ये देखिए ये चौके अपने माजी से घड़ी घड़ी बारात करते हैं और माजरत करते हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। ज़ाहिर है तंजील भाई है, देखिए ये भी मतलब वो स्पंज की चप्पल तो नहीं है, लेकिन हम हमारे जैसे जूती पहने हुए ना, जूती पहने तो ये इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह रखे इन लोगों को, और ये जो इन्होंने माजी में भयानक गलतियां की हैं उसको ना करें। लेकिन परेशानी पता है क्या होती है? परेशानी ये होती है कि वो सारे लोग जो कल उन भयानक गलतियों में साथ बैठे हुए थे, वही तो आज की क़यादत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तंजील साहब। मैं आप क्योंकि हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है, मुझे ब्रेक भी लेना है, मैं चाहूंगी हमें छोटा सा जो है आंसर करिएगा, लेकिन एक मेरा सवाल है। नहीं हम दूसरे सेगमेंट के करेंगे, बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, दूसरे सेगमेंट में स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा वोटर बैठा है ना, वो मुझसे कहेगा तंजील आपने जवाब। अच्छा, एक मेरा जो क्वेश्चन है अब मैं चाहती हूँ उसके जवाब दें, क्योंकि अभी आप लोग PTI के इत्तेहादी है, फेडरल गवर्नमेंट में जाहिर सी बात है आप लोगों की भी चल रही है, तो क्या आप लोग प्रोटोकॉल के मजे ले रहे हैं या फिर कराची की आवाम के लिए अपनी बातें भी बनवा रहे हैं? प्रोटोकॉल देखा है कहीं?
नहीं, मैं ज़ाहिर सवाल तो है ये नहीं, मैंने सवाल ये आपने कहीं प्रोटोकॉल लेके देखे, मैंने अभी आपको एक बात बताई, एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो भी फेडरल मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री है, कोई प्रोटोकॉल के मजे नहीं है, कुछ नहीं है, यकीन जाने। आप देख रही हैं कहीं के वो लाइन से जो है वो प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल चल रहे हैं या हमें कोई फायदा हो रहा नहीं। अब आप आ जाए इस, मैं जल्दी से एक बात नहीं, जिस तरह से भी स्पंज की चप्पल और वो पजेरो वाला जो सीन था ना, तो इसलिए मुझे सवाल है, मैंने कहा कायद कहते थे हमेशा। मैं सब बातों पर आ रहा हूँ। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर, अपनी यूएस की तमाम चीजें छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में आके इस वक्त पाकिस्तान की एमक्यूएम को अप फ्रंट लीड कर रहे हैं, ठीक है, बिला कोई दाग नहीं। इन्होंने तो बहुत सारे नाम गिनवा दिए, मैं तो अभी बहुत सारे नाम गिनवा दूं जिसमें कोई दाग नहीं है, ठीक है, बहुत सारे नाम ऐसे ऐसे नहीं है कि दाग नहीं। अब आप ये कहें कि क्या इन्होंने कहा कि हमने कभी जो है वो क्लैशनकोफ नहीं चलाई, तो ये इनका एक केस पुराना है, मैंने सिर्फ इतना बता दिया, ये समझ गए होंगे मैं किस केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जमात इस्लामी के कराची यूनिवर्सिटी में सबसे पहले AK-47 चलाने वाले भी वो भी जमात इस्लामी के पास से निकली थी। मैं इस पे नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा FIR कर दी है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सुन रहा था, मैं सुन रहा था, देखिए मैं सुन रहा था, मैंने कुछ नहीं उनको ना बचाए ना, बताने की जरूरत ही नहीं है, मगर आपने नहीं चलाई, आपने नहीं चलाई। अब आप देखिए, चलें छोड़, कभी FIR मौजूद है, सारी चीजें मौजूद है। अब मैं उनका नाम से नहीं, वो मरहूम है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर ये हो चुका, सही है, और उसकी बेसिस पे हाँ गुनाह खामोखा में क्यों हम किसी को कहें, मगर हाँ जमात इस्लामी का नाम तो आ रहा है ना। अब आप ये कह दें कि उनका इंफरादी अमल था तो बोल सकते हैं, मैंने नहीं कहा, ठीक है, सही है जी। हाँ, अच्छा, अब दूसरी बात पर आ जाए तो ऐसा नहीं है कि जी यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे यंग प्रोफेशनल्स लड़के और लड़कियां दोनों एमक्यूएम में शामिल हो रहे हैं। यंग प्रोफेशनल्स की बात जब हम करते हैं ना, तो हमारे पास उसका सोल्यूशन मौजूद होता है। यहाँ पे अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात की, SBCA और रजिस्ट्रार ऑफिस की प्रॉब्लम अराइज की जमात इस्लामी ने, प्रॉब्लम सबको पता है, सोल्यूशन हम दे रहे हैं। मैं ई टैक्सेशन सिस्टम DMC ईस्ट में राइज करने वाला था, पूरा सिस्टम विद सॉफ्टवेयर, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी विल बी इंप्लीमेंटेड, बट प्रॉब्लम क्या हुई, साइन गवर्नमेंट जिनके अगेन अपनी रिश्वतें रुक जाती, वो ई टैक्सेशन सिस्टम को नहीं लाने दिया, हमें नहीं लाने दिया। पूरा सिस्टम तैयार है, आप जिस वक्त बोलेंगे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे आपकी टीवी पर आके। और ये बात आज से 2.5 साल पहले हुई थी, जिसकी मैंने खुद उसके अंदर इन्वॉल्व था, और MQM राब्ता कमेटी ने मुझे उस प्रोजेक्ट में मुझे वो प्रोजेक्ट दिया था कि आप ये काम करें, हमने कंप्लीट किया। अब ये यंग प्रोफेशनल्स की सोच होती है, हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम सबके पास होती है। अब आप आ जाए उस बात की कि बहुत सारी चीजें होती हैं, MQM ने अपनी तौर तरीकत पे गौर फिक्र किया, जहां गलतियां थी सही की, और अब ये जहाज टेक ऑफ की पोजीशन पर है। इंशाअल्लाह दोबारा हम जो जिस पोजीशन पे थे, ये देखिए MQM का जो कॉन्सेप्ट था ना, 98% लोगों की हुक्मरानी और तमाम लोगों की वडेराना और इन तमाम सोचों को किल करना है, इसीलिए यंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं। ठीक है, वो लोग आ रहे हैं जो MQM के साथ, कराची के साथ मुहिब्बे वतन है, कराची को अपना शहर मानते हैं, पाकिस्तान को अपना शहर मुल्क मानते हैं, और यही पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम कराची में सियासत करेंगे, कराची को उसके हुकूक दिलाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, जो आज आप लोग रैली करने वाले हैं तो कराची के हुकूक, यही सारी बुनियादी तमाम बुनियादी हुकूक है। इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तो इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आए कराची के लिए। मत सोच, अच्छा मैं एक बात कह दूं, ये मत सोचेंगे कौन बोल रहा है, ये सोचेंगे क्या बोल रहा है। अगर आप ये सोच के भी आ गए ना कि कराची के हुकूक की बात हो रही है, क्या बोल रहा है, तो आज आप हमारी रैली में होंगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तंजील राऊ हमारे साथ मौजूद थे, सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, तंजील साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये सेगमेंट यहाँ पे हम खत्म करते हैं, एक और सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।